एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ और नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस दोनों ही लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स है। लेकिन इन दोनों के बीच एक मेजर डिफरेंस है। ईपीएफ मैंडेटरी है जबकि एनपीएस ऑप्शनल। इसलिए ज़्यादातर सैलरीड लोगों के लिए ईपीएफ ही एक डिफ़ॉल्ट चॉइस होती है फॉर लॉन्ग टर्म सेविंग। लेकिन क्या ये सच में सही चॉइस है या फिर एनपीएस एक बेटर ऑप्शन हो सकता है? क्या आपको अपने मैंडेटरी ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशंस के साथ वॉलंटरी एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशंस भी ऐड करना चाहिए? और अगर आप अपना ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाकर वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड यानी वीपीएफ के थ्रू इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, तो क्या वो बेटर होगा या फिर एनपीएस उसका एक बेटर सब्स्टिट्यूट हो सकता है? इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। इस फेस ऑफ वीडियो में हम कंपेयर करेंगे ईपीएफ और एनपीएस को। आज ज़्यादातर एम्प्लॉयर्स आपको ऑप्शन नहीं देते कि दोनों में से कोई एक चूज कर ले, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ के लिए ईपीएफ मैंडेटरी होता है। लेकिन कई ऑर्गेनाइजेशंस एनपीएस को अपने कॉर्पोरेट मॉडल के थ्रू ऑफर करती है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी इंडिविजुअल ऑल सिटीजन मॉडल के थ्रू एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकता है। तो एनपीएस प्राइवेट सेक्टर के लिए डिफ़ॉल्ट चॉइस तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसी वजह से इसका ईपीएफ के साथ कंपैरिजन करना बिल्कुल लॉजिकल है। इस वीडियो में हम दोनों ही स्कीम्स को मल्टीपल पैरामीटर्स पे कंपेयर करेंगे, जैसे कंट्रीब्यूशन एंड स्ट्रक्चर, रिस्क एंड रिटर्न्स, पेंशन बेनिफिट्स, टैक्स बेनिफिट्स एंड विड्रॉल रूल्स। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं दोनों प्रोडक्ट्स के कंट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट्स और स्ट्रक्चर के कंपैरिजन से। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सेविंग्स प्लस पेंशन प्लस लाइफ इंश्योरेंस सोल्यूशन के रूप में डिजाइन किया गया है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, पहला ईपीएफ, फिर ईपीएस एंड ईडीएलआई। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का सेविंग कंपोनेंट भी ईपीएफ ही कहलाता है, तो इस टर्मिनोलॉजी से आप कंफ्यूज मत होइएगा। ईपीएस यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम ईपीएफ का पेंशन कंपोनेंट है, और ईडीएलआई यानी एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम ईपीएफ का लाइफ इंश्योरेंस कंपोनेंट होता है। जनरली एक एम्प्लॉय अपनी बेसिक सैलरी का 12% ईपीएफ में कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर भी 12% कंट्रीब्यूशन मैच करता है। एम्प्लॉय का पूरा 12% कंट्रीब्यूशन ईपीएफ कंपोनेंट में जाता है। एम्प्लॉयर का 12% कंट्रीब्यूशन में से 8.33% ईपीएस में जाता है और रिमेनिंग 3.67% ईपीएफ में। ईडीएलआई के लिए कंट्रीब्यूशन बेसिक सैलरी का 0.5% होता है। इस कॉस्ट को पूरी तरह एम्प्लॉयर बेयर करता है। एम्प्लॉय की सैलरी से इसका कोई लेना देना नहीं। ईडीएलआई के अंडर लाइफ कवर कुछ स्पेसिफिक कैलकुलेशंस पे डिपेंड करता है, और ये मिनिमम 2.5 लाख से लेकर मैक्सिमम 7 लाख तक हो सकता है। तो सिंपल शब्दों में ईपीएफ एक कॉम्बिनेशन है सेविंग्स, पेंशन और इंश्योरेंस का। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ईपीएफओ अपना कॉर्पस प्राइमरीली डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, पीएसयू बॉन्ड्स और टॉप रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। साथ ही अपने कॉर्पस का एक छोटा हिस्सा इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता है, और वो भी सेंसेक्स और निफ्टी ईटीएफ्स के थ्रू। अब आते हैं एनपीएस पर। एनपीएस में दो अकाउंट्स चॉइसेस होते हैं, टियर 1 एंड टियर 2। टियर 1 एक मैंडेटरी रिटायरमेंट अकाउंट है और टियर 2 एक ऑप्शनल इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इस कंपैरिजन के लिए हम टियर 1 को ईपीएफ के पैरेलल मानेंगे। अब इन्वेस्टमेंट मोड्स की बात करें तो एनपीएस टियर 1 और टियर 2 दोनों में ही दो इन्वेस्टमेंट मोड्स होते हैं, एक्टिव एंड ऑटो। एक्टिव चॉइस में 4 स्कीम्स होती है, स्कीम ई यानी इक्विटी, स्कीम सी यानी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, स्कीम जी मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड फाइनली ए जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं। ऑटो चॉइस में भी ये सारे स्कीम्स होते हैं, बस स्कीम ए को छोड़कर। एक्टिव चॉइस में आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि 4 स्कीम्स में एसेट एलोकेशन कैसे करना है। ऑटो चॉइस में एलोकेशन आपकी एज और सिलेक्टेड लाइफस्टाइल फंड के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहता है। अब बात करते हैं मैच्योरिटी और विड्रॉल की। तो मैच्योरिटी पर एनपीएस कॉर्पस का 60% आप लमसम विड्रॉ कर सकते हो। रिमेनिंग 40% से एक एन्युटी परचेज करना मैंडेटरी होता है। ये कंपलसरी एन्युटी एनपीएस का पेंशन कंपोनेंट माना जा सकता है। एनपीएस कंट्रीब्यूशन की बात करें तो मिनिमम ईयरली कंट्रीब्यूशन 1000 रुपीज़ और हर ट्रांजैक्शन का मिनिमम अमाउंट 500 होना चाहिए। अगर आप एनपीएस अपने एम्प्लॉयर के थ्रू करते हो तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन न्यू टैक्स रेजिम में बेसिक सैलरी का 14% हो सकता है,
और ओल्ड टैक्स रेजिम में 10%। अब स्क्रीन पर आप जो टेबल देख रहे हो उसमें ईपीएफ और एनपीएस के स्ट्रक्चर के डिफरेंसेस समराइज किए गए हैं। ईपीएफ और एनपीएस दोनों में ही सेविंग्स और पेंशन बेनिफिट्स होते हैं। ईपीएफ में आपको लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट भी मिलता है, लेकिन एनपीएस में ये फैसिलिटी नहीं है। लेकिन एनपीएस अपने सब्सक्राइबर्स को स्कीम और एसेट एलोकेशन चूज करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जो ईपीएफ में पॉसिबल नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड कंपैरिजन की तरफ। ईपीएफ इंटरेस्ट रेट हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, जो ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के रिकमेंडेशन पर बेस्ड होता है। ये इंटरेस्ट रेट्स कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, फंड सरप्लस, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट एक्सेट्रा। पिछले 10 सालों में ईपीएफ इंटरेस्ट रेट 8.1% से लेके 8.8% के बीच में रहा है। FY25 के लिए करंट रेट है 8.25%। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ ईपीएफ कंपोनेंट पे ही आपको इंटरेस्ट मिलता है, ईपीएस कंपोनेंट पर नहीं। ईपीएस कंपोनेंट में पेंशन कुछ स्पेसिफिक कैलकुलेशन के बेसिस पर डिसाइड होती है, तो ऐसा नहीं है कि आप जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करोगे उतना हायर पेंशन आपको मिलेगा। अब आते हैं एनपीएस पर। एनपीएस स्कीम के रिटर्न्स मार्केट लिंक होते हैं, मतलब आपने जो स्कीम सिलेक्ट की है उसका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस डिसाइड करता है कि आपको एनपीएस से कितना रिटर्न्स मिलेगा। पिछले 5 सालों में एनपीएस टियर 1 के इक्विटी स्कीम के एवरेज रिटर्न्स 19.5% रहे हैं, जो काफ़ी अट्रैक्टिव है। कॉर्पोरेट बॉन्ड स्कीम के रिटर्न्स 6.91% रहे हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड स्कीम के रिटर्न्स 6.17% और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के रिटर्न्स अराउंड 9% रहे हैं। समझने के लिए एक कैलकुलेशन देखते हैं। अगर आपने 1 लाख रुपए 5 साल पहले ईपीएफ में इन्वेस्ट किए होते तो आज वो करीब 1.49 लाख हो जाते। वहीं अगर एनपीएस स्कीम में आप इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट स्कीम और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में 32%, 32%, 32% और 4% के प्रपोर्शन में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते तो आज आपके पास होते 1.72 लैक्स। इस एग्जाम्पल में हमने ये प्रपोर्शन इसलिए लिया है ताकि हर स्कीम में इक्वल इन्वेस्टमेंट रहे, और ऑल्टरनेटिव में 4% एलोकेशन इसलिए है क्योंकि इस स्कीम में मैक्सिमम आप 5% तक ही इन्वेस्ट कर सकते हो। ये रिटर्न शायद और ज़्यादा होते अगर हम इक्विटी एलोकेशन बढ़ा देते। एनपीएस में मैक्सिमम इक्विटी एलोकेशन 75% तक अलाउड है। तो पॉइंट ये है कि इक्विटी स्कीम की वजह से एनपीएस लॉन्ग टर्म में ईपीएफ से बेटर रिटर्न्स जनरेट करने का पोटेंशियल रखता है। लेकिन अगर आप सिर्फ डेट में एनपीएस के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो आपके रिटर्न्स ईपीएफ के कंपैरिजन में कम भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं रिस्क की। ईपीएफ में रिस्क बहुत ही कम होता है। 1952 से लेकर आज तक ईपीएफओ ने हर साल अपने सब्सक्राइबर्स को इंटरेस्ट पे आउट दिया है, लेकिन इसमें रेट्स हर साल चेंज होते हैं। पिछले 10 सालों में ईपीएफ के रेट्स हमेशा 8% से ऊपर ही रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में भी ऐसे रेट्स आपको मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे फाइनेंशियल ईयर्स 2002 और 2005 के बीच में ईपीएफ रेट्स 9.5% थे, फिर FY 2006 में ये गिरकर 8.5% हो गए। इसके बाद सिर्फ एक बार ही 2011 में रेट्स 9.5% तक पहुंचे थे। अब दूसरी तरफ एनपीएस में रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने रिटर्न्स मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो पिछले 1 साल में कई एनपीएस स्कीम्स ने नेगेटिव रिटर्न्स भी दिए हैं, और सभी स्कीम्स के रिटर्न्स FY25 के ईपीएफ इंटरेस्ट रेट से कम ही रहे हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में इक्विटी हमेशा वॉलेटाइल ही होती है, इसलिए ये अनयूजुअल नहीं है। और क्योंकि एनपीएस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, इसलिए इसका लॉन्ग टर्म रिटर्न्स पिक्चर देखना ज़्यादा सेंसिबल होगा। तो अगर समराइज करें, एनपीएस में हाई रिटर्न्स देने की पोटेंशियल होती है ईपीएफ के कंपैरिजन में, लेकिन ईपीएफ के इंटरेस्ट रेट्स ऑलमोस्ट अश्योर्ड होते हैं और इसी वजह से इसमें रिस्क बहुत लिमिटेड होता है। और अगर आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो सिर्फ कुछ ही टैप्स में ईटी मनी ऐप के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको ईपीएफ की सेफ्टी पसंद है तो ईटी मनी ऐप पर एफडी ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ आपको ईपीएफ के बराबर तक के रिटर्न्स मिल सकते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे कंपैरिजन की ओर। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, ईपीएफ और एनपीएस दोनों ही पेंशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स है, तो इस सेक्शन में उनके पेंशन बेनिफिट्स को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ईपीएफ की। जैसा हमने देखा, ईपीएफ में एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम एक पेंशन कंपोनेंट होता है। एम्प्लॉयर के 12% ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में से 8.33% ईपीएस में जाता है।
लेकिन यहाँ दो इंपॉर्टेंट बातें नोट करनी ज़रूरी है। 1 सितंबर 2014 से ईपीएस कंट्रीब्यूशन पर कैप है। मैक्सिमम 1250 रुपीस पर मंथ ही ईपीएस में जा सकता है। एम्प्लॉयर का जो भी एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन होगा वो ईपीएफ कंपोनेंट में चला जाएगा। दूसरी बात, जिन एम्प्लॉयज़ ने सितंबर 2014 के बाद ईपीएफ ज्वाइन किया है और उनकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपये या उससे ऊपर है, उनके लिए ईपीएस ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। उनका पूरा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली ईपीएफ कंपोनेंट में ही जाता है। तो सिंपली ईपीएस सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, और जहां अप्लाई भी होता है वहां गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रीब्यूशंस की एक लिमिट लगाई है। ईपीएस के दो बड़े लिमिटेशंस है। पहला, ईपीएस से मैक्सिमम मंथली पेंशन सिर्फ 7,500 तक ही मिल सकती है और मिनिमम पेंशन 1,000। दूसरा, पेंशन के लिए आपको मिनिमम 10 साल तक कंट्रीब्यूट करना मैंडेटरी है। अब बात करते हैं एनपीएस की। एनपीएस में पेंशन के केस में रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी लिमिटेड है। मैच्योरिटी पर जो भी आपका एनपीएस कॉर्पस होगा उसका 40% अमाउंट से आपको एन्युटी प्लान खरीदना पड़ता है, और उस एन्युटी पर जो इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा वही आपकी मंथली पेंशन बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, एक 30 साल का एम्प्लॉय है और वो अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को 4 एनपीएस स्कीम्स में 32%, 32%, 32% और 4% प्रपोर्शन में एलोकेट करता है। ये पर्सन हर महीने 5,000 रुपये एनपीएस में कंट्रीब्यूट करता है और हर साल अपने कंट्रीब्यूशन को 10% से बढ़ाता भी है। मान लीजिए इस एम्प्लॉय का रिटर्न्स 10% है, तो 60 साल की एज तक ये पर्सन लगभग 60,000 मंथली पेंशन एक्सपेक्ट कर सकता है। मतलब जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उतना ही बड़ा फाइनल कॉर्पस बनेगा और उसी प्रपोर्शन में पेंशन भी ज़्यादा मिलेगा। तो क्लियरली पेंशन बेनिफिट्स के केस में एनपीएस को ईपीएफ पर एक एज मिलती है, और पेंशन पाने का प्रोसेस भी एनपीएस में ज़्यादा सिंपल है। अब चलिए देखते हैं ईपीएफ और एनपीएस के टैक्सेशन बेनिफिट्स। लेकिन उससे पहले, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रहा है और आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। ईपीएफ और एनपीएस दोनों में ही टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, चाहे ओल्ड टैक्स रेजिम हो या न्यू। ईपीएफ में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ओल्ड एंड न्यू दोनों टैक्स रेजिम्स में टैक्स फ्री होता है। बस ध्यान रहे, साल भर में मैक्सिमम 7.5 लाख तक ही टैक्स फ्री होता है, और इस लिमिट में सारे रिटायरमेंट फंड्स इंक्लूड होते हैं। एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन सिर्फ ओल्ड रेजिम में टैक्स डिडक्टेबल होता है, वो भी मैक्सिमम 1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर तक। एनपीएस के केस में ऑल सिटीजन मॉडल्स में किए गए कॉन्ट्रीब्यूशंस को सिर्फ ओल्ड रेजिम में टैक्स बेनिफिट मिलता है, न्यू टैक्स रेजिम में इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन एनपीएस के कॉर्पोरेट मॉडल में एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर टैक्स बेनिफिट ओल्ड और न्यू दोनों ही टैक्स रेजिम में मिलता है, और न्यू रेजिम में ये टैक्स डिडक्शन ज़्यादा है। यहाँ आपको 14% डिडक्शन मिलता है जो ओल्ड रेजिम से हायर है। मैच्योरिटी के टाइम ईपीएफ और एनपीएस दोनों के पे आउट्स टैक्स फ्री होते हैं, लेकिन जो पेंशन या एन्युटी इनकम आपको मिलेगी वो टैक्सेबल होती है। तो ओवरऑल ओल्ड टैक्स रेजिम में ईपीएफ और एनपीएस दोनों के टैक्स बेनिफिट लगभग सेम है, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में एनपीएस के बेनिफिट्स थोड़े बेटर है ईपीएफ के कंपैरिजन में। और अब चलते हैं लास्ट कंपैरिजन की ओर। चलिए पहले देखते हैं ईपीएफ और एनपीएस के विड्रॉल रूल्स ऑन मैच्योरिटी। ईपीएफ अकाउंट 58 ईयर्स की एज पे मैच्योर होता है, या फिर अगर आप 55 के बाद रिटायर होते हो तो तब। इस पॉइंट पर आप अपना पूरा ईपीएफ कॉर्पस विड्रॉ कर सकते हो। ईपीएस पेंशन आपको 58 ईयर्स की एज पर मिलती है, बस कंडीशन ये है कि आपकी मिनिमम 10 ईयर्स की सर्विस हिस्ट्री होनी चाहिए। यहाँ एक अर्ली पेंशन ऑप्शन भी होता है जो 50 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद अवेल किया जा सकता है, और अगर आप चाहें तो पेंशन 60 साल तक पुश भी कर सकते हो। दूसरी तरफ एनपीएस अकाउंट 60 साल की एज पर मैच्योर होता है, तब आप अपने कॉर्पस का मैक्सिमम 60% एक साथ विड्रॉ कर सकते हो, और मिनिमम 40% कॉर्पस से आपको एक एन्युटी लेना मैंडेटरी है, और ये एन्युटी इनकम आपकी पेंशन की तरह काम करती है। ईपीएफ और एनपीएस दोनों में ही विड्रॉल डिफर करने के ऑप्शंस होते हैं। ईपीएफ के केस में अगर आप कंट्रीब्यूशन बंद कर देते हो तो विड्रॉल मैक्सिमम 3 साल तक डिफर किया जा सकता है। उसके बाद अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता है और उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता।
और एक पॉइंट, ईपीएफ अकाउंट 58 ईयर्स की एज के बाद ऑटोमेटिकली इनऑपरेटिव भी हो जाता है। एनपीएस में डिफर्मेंट के ऑप्शंस काफ़ी फ्लेक्सिबल है। आप लमसम विड्रॉल कर सकते हो, 75 ईयर्स की एज तक डिफर भी कर सकते हो और एन्युटी परचेज को 3 साल तक डिफर कर सकते हो। एनपीएस में आप 60 साल की एज के बाद भी इन्वेस्ट करना कंटिन्यू कर सकते हो। साथ ही आप अपने एक्यूमुलेटेड कॉर्पस को सिस्टमैटिकली विड्रॉ भी कर सकते हो। अब बात करते हैं प्रीमेच्योर एग्जिट की। ईपीएफ में जब तक आप एम्प्लॉयड हो तब तक एग्जिट पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर आप 2 महीने या उससे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हो तो आप पूरा कॉर्पस विड्रॉ कर सकते हो। अगर एम्प्लॉयमेंट का पीरियड कम से कम 1 मंथ है तो आप अपने कॉर्पस का 75% तक विड्रॉ कर सकते हो। ईपीएस अकाउंट का कॉर्पस सिर्फ तभी प्रीमेच्योरली विड्रॉ किया जा सकता है जब आपने ईपीएस में कम से कम 10 साल कंट्रीब्यूट किया हो। अगर आपने 10 साल या उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है तो आपको 58 ईयर्स की एज से पेंशन मिलेगी। एनपीएस में अगर आप अपना अकाउंट प्रीमेच्योरली क्लोज करना चाहते हो और कॉर्पस 2.5 लाख तक है तो आप पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हो। अगर कॉर्पस 2.5 लाख से ज़्यादा है तब भी आप अकाउंट क्लोज कर सकते हो, लेकिन उस केस में आपको मिनिमम 80% कॉर्पस से एन्युटी लेना मैंडेटरी होगा। बाकी 20% आप लमसम विड्रॉ भी कर सकते हो। आपकी स्क्रीन पर जो टेबल है उसमें ईपीएफ और एनपीएस के विड्रॉल रूल्स का कंप्लीट कंपैरिजन दिखाया गया है। चलिए अब इस वीडियो के फाइंडिंग को एक साथ रखते हैं और देखते हैं कि दोनों में से विनर कौन है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहे टेबल में आप देख सकते हैं कि किस क्राइटेरिया में ईपीएफ स्ट्रांग है और किस में एनपीएस। सिंप्लिसिटी के केस में ईपीएफ क्लियर विनर है। ईपीएफ में कंट्रीब्यूट करने के लिए बस आपको एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी में काम शुरू करना होता है जो ईपीएफओ के साथ रजिस्टर्ड हो। बाकी सारे काम एचआर या अकाउंट डिपार्टमेंट हैंडल कर लेते हैं। आपको कुछ चूज या डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं होती। एनपीएस में थोड़ा एफर्ट लगाना होता है। आपको समझना पड़ता है कि एनपीएस काम कैसे करता है, कौन से स्कीम्स सही है, परफॉर्मेंस मॉनिटर भी करना पड़ता है और ज़रूरत पड़ने पर स्कीम्स स्विच भी करनी पड़ती है। फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में एनपीएस क्लियरली बेटर है। यहाँ आपके पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, जैसे आप अपना फंड मैनेजर और एसेट क्लास चूज कर सकते हो। तो अगर आप एक एक्टिव इन्वेस्टर हो जो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करके बेटर रिजल्ट्स चाहते हो तो एनपीएस आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। और अगर आप एक हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर हो जो सिंपल और हैसल फ्री सोल्यूशन चाहते हो तो ईपीएफ बेस्ट है। इंश्योरेंस के मामले में ईपीएफ को थोड़ा एडवांटेज है। ईपीएफ में ईडीएलआई के थ्रू लाइफ इंश्योरेंस कंपोनेंट मिलता है, जबकि एनपीएस में इंश्योरेंस नहीं मिलता। लेकिन ध्यान रहे, ईडीएलआई का मैक्सिमम कवर सिर्फ 7 लाख ही है और ये बहुत लोगों के लिए एक सफिशिएंट अमाउंट नहीं होगा। रिटर्न्स के केस में एनपीएस आगे है। इक्विटी कंपोनेंट होने की वजह से एनपीएस के रिटर्न प्रोफाइल ईपीएफ से बेटर है। लेकिन एक बात याद रखिए, लास्ट 5 ईयर्स में ईपीएफ इंटरेस्ट एनपीएस के कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड के रिटर्न से बेटर रहा है। रिस्क के केस में ईपीएफ विनर है। ईपीएफ का इंटरेस्ट ऑलमोस्ट अश्योर्ड होता है, जबकि एनपीएस के रिटर्न्स मार्केट लिंक होते हैं और रिस्की भी। पेंशन बेनिफिट के केस में एनपीएस आगे है। ईपीएस का मैक्सिमम पेंशन 7,500 पर मंथ है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस होती है और जो लोग सितंबर 2014 के बाद ईपीएफ ज्वाइन किए हैं उनके लिए ईपीएस अवेलेबल ही नहीं है। एनपीएस में मैच्योरिटी के बाद कम से कम 40% कॉर्पस से एन्युटी लेना कंपलसरी है और आपको कितनी पेंशन मिलेगी ये आपके टोटल कॉन्ट्रीब्यूशंस और आपके चुने हुए एन्युटी ऑप्शंस पर डिपेंड करता है। टैक्स बेनिफिट के केस में ईपीएफ और एनपीएस दोनों बराबर है। दोनों ही ओल्ड एंड न्यू टैक्स रेजिम में सफिशिएंट टैक्स बेनिफिट देते हैं। ईज ऑफ विड्रॉल के केस में ईपीएफ आगे है। अगर आप 2 महीने के लिए अनएम्प्लॉयड होते हो तो पूरा कॉर्पस विड्रॉ कर सकते हो और सिर्फ 1 मंथ के अनएम्प्लॉयमेंट में आप 75% कॉर्पस निकाल सकते हो। अगर आपने ईपीएस में 10 साल से कम कंट्रीब्यूट किया है तो पूरा ईपीएस कॉर्पस भी विड्रॉ कर सकते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए है क्योंकि ईपीएफ सिर्फ एक रिटायरमेंट प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि एक सोशल सिक्योरिटी सोल्यूशन भी है। एनपीएस एक मैंडेटेड रिटायरमेंट प्रोडक्ट है, इसलिए उसके विड्रॉल रूल्स भी स्ट्रिक्ट है। तो अब कंपैरिजन के बाद आप ईपीएफ प्रेफर करोगे या एनपीएस? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। और याद रखिए, आप अपना एनपीएस कंट्रीब्यूशन ईटी मनी ऐप के थ्रू सिर्फ कुछ ही टैप्स में शुरू कर सकते हो। इसके साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है
उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और ये आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्टिमाइज करने में आपकी हेल्प करेगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हम जल्द ही आपसे मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.